नमस्कार दोस्तों। जर्मनी ने आखिर क्यों F-35 जैसे स्टेल्थी फाइटर जेट को रिजेक्ट करके यूरोफाइटर टाइफून को चुना है? कैसा था वो सुपर स्टेल्थी फाइटर जेट जिसने F-22 रैप्टर को भी धूल चटा दी थी? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जर्मनी को अपने बेहद पुराने हो चुके और रिटायर होने के कगार तक पहुंच चुके टोर्नेडो फाइटर जेट्स के लिए सुटेबल रिप्लेसमेंट चाहिए था, जो नेटो ग्रुप की रिक्वायरमेंट के अनुसार न्यूक्लियर मिसाइल्स को कैरी कर सके। जहां एक और अमेरिका के स्टेल्थी 5th जनरेशन के फाइटर जेट F-35 की धूम है और काफी सारे देश इसे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं जर्मनी ने F-35 को रिजेक्ट कर दिया है। जर्मनी एक अमीर देश है और नेटो ग्रुप का सदस्य है, इसलिए जर्मनी आसानी से F-35 को खरीद सकता है। तो फिर F-35 को रिजेक्ट करके जर्मनी ने यूरोफाइटर टाइफून को ही दोबारा क्यों खरीदा? जर्मनी पहले से ही लगभग 140 यूरोफाइटर टाइफून को ऑपरेट करता है। इस फाइटर जेट के लेटेस्ट वेरिएंट में काफी बदलाव हुए हैं। इनमें बेहतरीन ASA रडार, ज्यादा पावरफुल काउंटर मेजर सिस्टम लग चुके हैं, एवियोनिक्स काफी अच्छे लेवल के हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यूरोफाइटर टाइफून एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। यह स्टेल्थी नहीं है, जबकि F-35 एक प्योर 5th जनरेशन का बेहतरीन फाइटर जेट है, जो दुश्मन के उन इलाकों में भी ऑपरेट कर सकता है जहां एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात हैं। F-35 निगरानी के काम के लिए सीक्रेट मिशंस को भी अंजाम दे सकता है। पहली नजर में देखें तो जर्मनी का यह फैसला थोड़ा गलत लगता है, लेकिन वास्तव में जर्मनी की सोच क्या है, आइए जानते हैं। F-35 को रिजेक्ट करने का पहला कारण रहा डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करना। यूरोफाइटर टाइफून को यूके, जर्मनी, इटली व स्पेन ने मिलकर बनाया है। इससे हजारों छोटे बड़े वेंडर्स के रूप में एक अच्छी खासी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री तैयार हो चुकी है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसी कारण अब जर्मनी में वर्ल्ड क्लास डिफेंस प्रोडक्ट जैसे टैंक, होवित्जर, आर्मर्ड व्हीकल आदि बन रहे हैं। अब अगर जर्मनी अपनी ही डिफेंस इंडस्ट्री को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा, तो उनकी डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने दूसरे देश तो आएंगे नहीं। अपनी इंडस्ट्री को पैसे मिलते रहेंगे, तभी तो वे ज्यादा एडवांस्ड हथियार बनाते रह सकेंगे। दोस्तों, आज भारत में तेजस फाइटर जेट व इसके फ्यूचर वेरिएंट्स जैसे तेजस MK2 और का ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट MK के चलते जो डिफेंस इकोसिस्टम तैयार होने लगा है, अगर उसे हमारा देश ही सपोर्ट नहीं करके मॉडिफाइड F-16 या कहें F-21 को खरीद ले, तो इससे तो असली नुकसान हमारी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को ही होगा। यूरोफाइटर टाइफून के लिए F-35 को रिजेक्ट करने का दूसरा कारण है अमेरिका पर ज्यादा निर्भर होने से बचना। F-35 के साथ काफी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी, जो अमेरिका पर पूरी तरह से निर्भर बनाने के लिए ही होती हैं। इसमें जर्मनी अपनी खुद की डेवलप की हुई कई तरह की एयर टू एयर व एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स को भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। F-35 के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, नेविगेशन, कम्युनिकेशन सेटअप सब कुछ अमेरिकी रहेगा, यानी कि भले ही उन्हें खरीद कर कीमत जर्मनी अदा करे, लेकिन इन F-35 के पल पल की लोकेशन, पायलट की सारी कम्युनिकेशन को अमेरिका जान सकता है। इसके अलावा एक कारण यह भी है कि फ्रांस और जर्मनी मिलकर एक 6th जनरेशन के फाइटर जेट पर काम कर रहे हैं, जो 2040 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। यानी जब खुद ही स्टेल्थी फाइटर जेट का एडवांस्ड वेरिएंट बना सकते हैं, तो फिर इसके लिए अमेरिका के पीछे क्यों लगना? एक बार इस 6th जनरेशन के फाइटर जेट के बन जाने के बाद इसे दूसरे देशों को बेचकर काफी पैसे भी कमाए जा सकेंगे। इसके लिए जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी, उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी उन्हीं के पास रहेंगे। एक कारण और है, वो है दुश्मनों का बेहद कम होना। रशिया अब यूरोपियन देशों पर अटैक नहीं करता है, इसलिए रशिया की तरफ से जर्मनी को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर रशिया जर्मनी पर अटैक भी करेगा, तो सभी नेटो देश एक साथ जर्मनी को प्रोटेक्ट कर लेंगे। इन दूसरे नेटो देशों के पास F-35 भी मौजूद है, यानी अगर कभी जरूरत पड़ी तो बिना खरीदे ही F-35 की प्रोटेक्शन जर्मनी को अवेलेबल रहेगी। इसीलिए जर्मनी ने F-35 की स्टेल्थ को तवज्जो नहीं देते हुए ज्यादा प्रैक्टिकल यूरोफाइटर टाइफून को खरीदने का फैसला किया है। दोस्तों, वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में बात करते हैं सबसे स्टेल्थी फाइटर जेट यानी F-22 की।
सिर्फ 0.0001 मीटर स्क्वायर वाले रडार क्रॉस सेक्शन वाला F-35 रैप्टर दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे स्टेल्थी और पावरफुल फाइटर जेट माना जाता है। लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि वास्तव में यह F-22 स्टेल्थ, स्पीड और रेंज के मामले में अमेरिका के ही YF-23 से हार चुका है। इस सब की शुरुआत हुई 1980s में, जब उस समय के रशियन Su-27 व MiG-29 ने अपनी मैन्यूरेबिलिटी के दम पर अमेरिका को परेशान कर रखा था। एक नए एडवांस्ड टैक्टिकल फाइटर जेट के लिए दो ग्रुप्स को अमेरिकी सरकार द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फंड्स दिए गए। एक ग्रुप था लॉकहीड मार्टिन, बोइंग व जनरल डायनेमिक्स का, तो दूसरा ग्रुप था नॉर्थरॉप व मैकडॉनल्ड डगलस जैसी कंपनियों का। लॉकहीड ग्रुप ने 4 वर्षों में YF-22 बनाया, जिसे बाद में F-22 का नाम दिया गया। नॉर्थरॉप ने YF-23 बनाया। दोनों में ही जो ज्यादा स्टेल्थी और ज्यादा रेंज वाला होगा उसे चुना जाना था। दोनों फाइटर जेट्स F-22 व YF-23 के ट्रायल्स हुए। पैरामीटर्स की बात करें तो जहां F-22 2300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखता था, तो वहीं YF-23 की स्पीड 2450 किलोमीटर पर आवर थी। YF-23 4500 किलोमीटर की रेंज रखता था, जो F-22 की 3000 किलोमीटर की रेंज से काफी ज्यादा थी। सबसे जरूरी पैरामीटर यानी कि स्टेल्थ, यानी यह किस हद तक दुश्मन के रडार्स को चकमा दे सकता है, उस मामले में नॉर्थरॉप का YF-23 F-22 रैप्टर से भी ज्यादा स्टेल्थी था। इसकी डायमंड शेप्ड विंग्स व ऑल मूविंग वी टेल ने ऐसा डिजाइन पेश कर दिया था जो वास्तव में भविष्य की रिक्वायरमेंट को पूरा करता था। इसके इंजन के एग्जॉस्ट के पास हीट को सोखने वाली टाइल्स लगी थी, जिससे इसका इंफ्रारेड सिग्नेचर भी बेहद कम था। यानी हर हाल में YF-23 ही विनर रहा। लेकिन सिर्फ अच्छा डिजाइन ही कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए सब कुछ नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट मिला लॉकहीड मार्टिन को। लॉकहीड मार्टिन के F-22 रैप्टर को चुने जाने का एक कारण रहा इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग का लगा होना। जब यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो अमेरिकी एयरफोर्स को एक लॉन्ग रेंज का स्टेल्थी फाइटर जेट चाहिए था, लेकिन उन दिनों रशिया के सुखोई फाइटर जेट्स थ्रस्ट वेक्टरिंग के दम पर अपनी सुपर मैन्यूरेबिलिटी के कारण धूम मचाए हुए थे। थ्रस्ट वेक्टरिंग को साधारण शब्दों में समझें तो इंजन से निकलने वाली गैसेस को किसी भी दिशा में मोड़कर फाइटर जेट को तुरंत अपनी डायरेक्शन को चेंज करने की काबिलियत देना। रशियन जेट्स कोबरा मैन्यूवर्स करके अपनी काबिलियत दिखा रहे थे। लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने अपने YF-22 या कहें कि F-22 रैप्टर में इसे शामिल करके इससे बेहतरीन मैन्यूवर्स करवाए। नॉर्थरॉप का YF-23 भी ऑल मूविंग वी टेल के कारण बेहतरीन मैन्यूवर्स कर सकता था, लेकिन थ्रस्ट वेक्टरिंग ने लोगों का ऐसा ध्यान खींचा कि कॉन्ट्रैक्ट लॉकहीड मार्टिन को ही मिल गया। इसके अलावा भी लॉकहीड मार्टिन वाला ग्रुप ज्यादा बड़ा, ज्यादा पैसे वाला था, इसलिए उन्हें ही समय पर F-22 रैप्टर बनाकर अमेरिकन एयरफोर्स को बड़ी संख्या में डिलीवर करने के काबिल समझा गया। जबकि नॉर्थरॉप ग्रुप की फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी। हालांकि यह फैसला अमेरिका के लिए इतना अच्छा नहीं रहा। जहां शुरू में 750 F-22 रैप्टर को लेने की योजना थी, तो वहीं लगातार देरी होती गई और लॉकहीड मार्टिन की तरफ से कीमतें बढ़ाई जाती रहीं। इसी कारण 750 में से केवल 195 F-22 रैप्टर ही फाइनली खरीदे गए। बाद में कई देशों ने नॉर्थरॉप से YF-23 का डिजाइन हासिल करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। क्यों? क्योंकि उस प्रोजेक्ट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा अमेरिकी सरकार ने उठाया था। इसी कारण इसके डिजाइन को सीक्रेट ही रखा गया, किसी को भी बेचने की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि अब जब F-22 को भी इजराइल को बेचा जा रहा है, तो इससे भी बेहतर YF-23 का डिजाइन भी कुछ खास मित्र देशों जैसे जापान आदि के साथ कोलैबोरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि क्या भारत को भी जर्मनी के नक्शे कदम पर चलते हुए MMRCA डील को कैंसिल करके सारा पैसा तेजस MK2 और का M का आदि के डेवलपमेंट पर लगा देना चाहिए या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी राय का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।